हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी की इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने इंडियन ज्योग्राफी का इससे पहले टॉपिक पढ़ा था। आज सेकंड टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हमने पहले पढ़े थे। टॉपिक वाला सामान्य जानकारी हमने से पढ़ी थी, जैसे कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और भारत के कौन कौन से स्टेट किस किस देश से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जो समुद्री सीमा कौन कौन से देश भारत से साझा करते हैं, स्थलीय सीमा कौन कौन से देश करते हैं ना। तो ये सारी चीज हमने देखी थी। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, जहाँ पे हमने जो सामान्य जानकारी में जो था, तो सबसे जैसे हम अगर भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से हम क्या ठीक है, तो इस तरीके से हम भारत का मानचित्र जो बनाते हैं, तो भारत का जो मानचित्र बनाती है इधर हमारा उत्तराखंड, इस तरीके से नेपाल और इस लेके चलेंगे यहाँ पे असम से लेते हुए आगे आपके अरुणाचल प्रदेश से लेते हुए फिर इसको इस तरीके से हम लेके आते हैं। ठीक है, एक सेकंड देखने दीजिए, पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, कि अभी आपका ज्योग्राफी से समझाना है। ठीक है, लगभग ठीक है, तो इतने ढंग से आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे जो हमारा जो उत्तरी पॉइंट है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, और वो जो दक्षिणी पॉइंट से मिलाता है, मैंने आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, वो हमने पढ़ी थी कि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, और वही हमने जो आपका जो गुजरात से लेते हुए, यानी कि गुजरात से लेकर अगर हम बात करते हैं, गुजरात से की भी यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक का जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं उसको पश्चिम से पूर्वी जो इसकी दूरी है। ठीक है, तो इसमें पश्चिम से पूर्व तक जो इसकी लंबाई फैला हुआ है, तो गुजरात आपके पास है, तो गुजरात से यानी कि इस तरीके से फैलाव जो इसका हो रखा है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो आपका कितना हो गया, 2933 किलोमीटर हो जाता है। अब 3214 किलोमीटर जो है, तो ये जो उत्तरी पॉइंट जो है, ये उत्तरी पॉइंट जो है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि आपका कहां पर स्थित है, जो कि आपका स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपके पास जाएगा। और दक्षिणी पॉइंट जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दक्षिणी पॉइंट आपका जो है, जो कि आपका निकोबार द्वीप समूह में है, तो वो आपका आ जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या आता है? इंदिरा पॉइंट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे उत्तरी बिंदु आपके पास हो जाएगा कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो हो जाता है, जो पश्चिमी बिंदु जो आपके पास हो जाता है सरक्रीक, इसको बोलते हैं सरक्रीक, जो कि आपका कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो आपका हो जाता है किबिथु। क्या बोलते हैं? किबिथु। किबिथु, और वो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, परसों वाली वीडियो में सामान्य जानकारी में है ये, और परसों वाली वीडियो में ये चीजें मिस हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में, और भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें किस प्रकार से भारत को डिवाइड किया गया है। तो आज का जो हमारा सेकंड जो टॉपिक हमारा होगा वो है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जहां पे हम हिमालय के बारे में बात करेंगे, है ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं भारत को चार, जो हिमालय जो प्रदेश है उसको, हिमालय क्षेत्र उसको चार भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम जब बात करते हैं तो 8 भागों में आ जाता है। फिर आपके वहां पे 2 नेमद्वार क्षेत्र आ जाता है, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, उत्तर गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये सारी आपके पास आ जाती है जब उत्तराखंड में पढ़ते हैं। लेकिन वैसे तो ये यहाँ पे भी है, इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी, लेकिन मुख्य रूप से हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय की जब बात होती है तो सिर्फ 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक विभाजन जो होगा प्रदेशों का जो होगा वो आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन हिमालय का विभाजन जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं इस मैप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें, तो हमारा जो ये वाला जो एरिया है, ये जो विशाल पर्वतमाला हमारी है, ये हमारी आती है विशाल पर्वतमाला में आ जाता है। ठीक है, जो पर्वतमाला हमारी है वो इस एरिया में आपके पास आ जाता है। ये बीच का जो हमारा क्षेत्र होता है ये हमारा हो जाता है मैदानी क्षेत्र। क्या हो जाता है? मैदानी क्षेत्र। क्या होता है? मैदानी क्षेत्र। इधर हम जब लेके चलते हैं ये आपके पास हो जाता है
वो आपके पास हो जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, या प्रायद्वीपीय जो आपके पास पठार वगैरह आएंगे। और जो इधर के जो एरिया, जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो नीचे का जो एरिया आपके पास आ जाता है इस तरीके से, यानी कि गुजरात से होते हुए जब हम आते हैं, गुजरात से होते हुए जब हम आते हैं, और यानी कि जो आपका गुजरात का मालाबार तट, यहाँ पे जैसे हम करते हैं ना कि गुजरात से गोवा तक आपके पास कोंकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट, इधर साइड आते हैं हमारे पास कोरमंडल तट, कृष्णा तट, ठीक है। तो ये आपके पास जो आपके पास आ जाएंगे ये, तो ये तटीय क्षेत्र आपके पास आ जाते हैं। तो गुजरात, यानी कि गुजरात से लेते हुए इधर से आते हुए हम और आगे तक जब हम जाते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल, तो ये आपके पास उस जो तटीय जो राज्य आपके हैं, पश्चिम में उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक आगे तक जब हम जाते हैं, तो ये पूरे के पूरे आपके ये तटीय भाग आपका आ जाता है जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। इधर साइड हम बात करते हैं तो इधर साइड हमारे क्या जाते हैं, द्वीप आ जाते हैं, ठीक है। आई होप से आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये आपका जो है ये इंडिया का जो मैप है, जो उत्तरी भाग जो आपका है उसमें आपके पास विशाल पर्वतमाला हो जाती है, बीच के भाग में हमारे मैदानी क्षेत्र, और ये जो आपके पास जो क्षेत्र आ जाती है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र आ जाता है। और इधर जब हम आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाता है तटीय क्षेत्र। क्योंकि भारत को जो है वो मुख्य रूप से इसी प्रकार से बांटा गया है। भारत को जो है वो किस प्रकार से बांटा गया है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र, पर्वतमाला, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जो उत्तर में आपका पर्वतीय क्षेत्र है। पहला आपके पास आता है पर्वतीय मैदान, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आपके पास आता है मैदानी क्षेत्र या विशाल मैदान जिसको बोलते हैं हम। तीसरी अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, तो तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चौथा हम यहाँ पे पढ़ते हैं तटीय क्षेत्र, और पांचवा हम पढ़ते हैं द्वीप, तटीय एवं द्वीप, ठीक है, तटीय एवं द्वीप जो आपके पास हो जाएंगे। तो ये आपके पास तटीय क्षेत्र हो जाएगा और इधर आपके द्वीप हो जाएंगे, और ये आपके पास बीच का एरिया जो होगा वो आपका मैदानी क्षेत्र हो जाता है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और ये आपके पास पर्वतमाला, विशाल पर्वतमाला आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं उत्तराखंड, यानी कि जो आपके पास है उत्तरी मैदान जो है या उत्तरी पर्वतमालाएं जो हमारी है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिमालय के विभाजन से पहले मैं थोड़ी चीज आपको बता देता हूं कि एक जगह हुआ करती थी, एक जगह हुआ करती थी पेंजिया पेंथलासा, ठीक है, पेंजिया पेंथलासा एक जगह हुआ करती थी जिसके बीचों बीच जो था टेथिस नामक सागर हुआ करता था। कौन सा? टेथिस नामक सागर हुआ करता था, ठीक है। इसके उत्तर में था अंगारा लैंड, क्या था? अंगारा लैंड था, और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसको अभी भी हम देखते हैं अलग तरीके से, ठीक है। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं, मैं ढंग से इसको समझा रहा हूं, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं तो 2 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे देखें तो जहां पे आज हमारा जो हिमालय है, आज जहां पे हमारा हिमालय है वहां पे कभी कोई एक सागर हुआ करता था, टेथिस नामक का सागर हुआ करता था। यानी कि जो टेथिस नामक सागर है इसके उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अब कुछ मतलब जलवायु परिवर्तन, कुछ अवनतियां अभिन्नतियां जो होती हैं या प्रेशर जो आता है, जो ये इन दोनों साइड का जो कचरा वगैरह जो था वो क्या हो जाता है, इसमें बीच में आ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब ये बीच की जगह है और इधर से भी और इधर से भी प्रेशर और कचरा वगैरह जो आता है और इधर से सटता हुआ बीच में जाता है। और ये जो पार्ट जो है, ये पार्ट जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से, मतलब ये था और इस तरीके से ये घूमते हुए या ऊपर इस तरीके से खड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक पर्वत का इसने यहाँ पे रूप ले लिया है, जो किसी जो चट्टाने वगैरह जो हम कह सकते हैं या कूड़ा कचरा जो था ये दोनों तरफ से आ रहा था जो, और जो टेथिस सागर में कूड़ा कचरा जो भी चीजें थी, पत्थर बालू जो थे, वो उन्होंने क्या कर दिया, एक पर्वत का आकार ले लिया। टेथिस नामक सागर था इस तरीके से। अब इन दोनों में क्या हुआ, कुछ अपनतियां यानी कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ना, तो उस तरीके से कुछ जलवायु परिवर्तन या भौगोलिक चेंज जो होते हैं, तो इस तरीके से आते हुए भौगोलिक चेंज मुख्य रूप से हम इसको बोलेंगे, तो इस तरीके से होते हुए ये इस तरीके से चिपक गया, और जो ये कचरा वगैरह जो था इस जो टेथिस सागर का, और वो सारा का सारा उस तरीके से आते हुए इस तरीके से खड़ा हो गया, और इसने यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जब इस तरीके से यहाँ पे रूप लिया, तो अब इसको जो होता है अलग अलग तरीके से हम 4 भागों में पढ़ते हैं हिमालय को, ठीक है। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं।
इसको पहले हटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि तेथिस नामक सागर, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर आज हिमालय खड़ा है वह पहले किस नाम से जाना जाता है। तो जहां पर आज हिमालय खड़ा है उस प्लेस को पहले तेथिस नामक सागर जो था वहां पर हुआ करता था। कुछ भौगोलिक परिवर्तनों के कारण जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जिसके आसपास के जो क्षेत्र जो थे उनमें कुछ भौगोलिक दबाव और अन्य किसी सिचुएशन के बाद इसमें कुछ परिवर्तन हुआ और यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र जो हमने जो ऊपर पढ़ा जो था, हमने अभी मैप में पढ़ा था, तो छोटा सा मैप यहाँ पे बना देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको भारत का मैप जो हम यहाँ पे बना देते हैं। थोड़ा मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जिसकी ड्राइंग अच्छी हो अच्छे से बनाइएगा, है ना। तो भारत का जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो ये जो एरिया हमारा आ जाता है, ये हमने पढ़ा था, ये क्या होता है हमारा हिमालयी क्षेत्र में आ जाता है। तो हिमालयी क्षेत्र में ये जो एरिया आता है इसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे ये चीजें हैं, इस तरीके से ही आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये जो हम इसको इमेजिन यहाँ पे कर लेंगे, तो पहला जो आपके पास ऊपर आएगा वो आएगा ट्रांस हिमालय। क्या होगा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा आपके पास इसके नीचे आ जाता है बृहद हिमालय। अब अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कौन नीचे है कौन, अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसको प्रॉपर देखेंगे कौन बड़ा है कौन पुराना है, सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। बृहद हिमालय। फिर इसके बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या इसको बोलते हैं हम लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और जो सबसे बाहरी जो आपके पास आता है, सबसे नीचे जो है नवीनतम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो 4 भागों में इसको हम यहाँ पे बांटेंगे। महान हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय जिसको महान हिमालय भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, अभी नाम हम पढ़ेंगे इसके। ठीक है, साथ ही मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और साथ ही फिर शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 श्रेणी आपकी इस जगह पर आएंगी, इस जगह पर जो है वो 4 श्रेणी आपके यहाँ पे मिलती है। ठीक है, यहां से आपके पास जो है ये इस तरीके से आपको मिलेंगी। अभी हम पढ़ेंगे इसकी श्रेणियों के बारे में। तो अब भी इसको हटा देता हूं, होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मैं कहाँ पे इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इन श्रेणियों के बारे में जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपरी होता है हमारे पास, ट्रांस हिमालय होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो ट्रांस हिमालय वाला जो एरिया आपके पास आ जाता है, तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये जो एरिया आपके पास आता है यहाँ पे, ठीक है, इतना एरिया जो आपके पास आता है वो आ जाता है जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र जो है वो आ जाता है आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है? अब ट्रांस हिमालय जो है वो अकेला नहीं है। ट्रांस हिमालय में जो आपकी आती है इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे आपके पास है 2, 3 आपकी कुछ उत्तराखंड में भी ये आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो श्रेणी आपके पास आती है इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके और इस तरीके से आता है, ये इस तरीके से। ठीक है, हमारा उत्तराखंड जिसमें आपके पास, तो इस तरीके से आपके पास आ जाती है। ये आपकी जो श्रेणी है ये है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी और ये आपके पास जास्कर श्रेणी। ठीक है, 3 श्रेणियां जो होती है उस प्रकार से आपके जो लद्दाख क्षेत्र जो है कश्मीर वाला जो क्षेत्र आता है उसमें आपकी 3 श्रेणियां आती है। कौन कौन सी होती है 3 श्रेणियां? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आ जाती है। लद्दाख श्रेणी यहां से आगे होते हुए जो कैलाश श्रेणी यहाँ पे आपके पास आ जाती है, कैलाश श्रेणी जो आपके पास आती है, कैलाश पर्वत जो होता है जो आपकी चीन में भी चली जाती है। ठीक है, चीन में भी, तिब्बत में जो आपके पास आ जाएगा। ये बात क्लियर है? देखो भारत के उत्तर में कौन है? ये तो पूरा क्षेत्र जो है चीन है ना। तो इधर जो आपके पास जाती है, इधर जो चीन में ये जो श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, वो चीन में भी चली जाती है, कुछ ब्रेक होते हुए लद्दाख क्षेत्र की तो है ही, जो आपका जो जम्मू कश्मीर में तो आपका आता ही है, उससे बाहर चल जाती है। और एक और श्रेणी यहाँ पे आ जाती है जो आ जाती है पीर पंजाल श्रेणी। तो पहले इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले काराकोरम यानी कि जो आपका काराकोरम या जो ट्रांस हिमालय है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। काराकोरम श्रेणी,
काराकोरम रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज। लेकिन जो पीर पंजाल वाले जो यानी कि जो पीर पंजाल वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो मिले हुए पत्थर जो थे, इनकी जब तुलना की गई तो उनकी जो तुलना हुई तो इससे मिलते जुलते नहीं थे। इसके जो पत्थर जो थे वो इससे मिलते जुलते नहीं थे। तो कुछ भूगोलवेताओं ने ये कहा कि इस जो यानी कि जो पीर पंजाल को ट्रांस हिमालय वाली श्रेणी में रखना सही नहीं है, क्योंकि जो है ट्रांस हिमालय का तो अलग ही हो गया, क्योंकि उसका जो कहते हैं 4-5 करोड़ साल पहले, जो 5 करोड़ साल पहले जो इसकी उत्पत्ति हुई है, उस हिसाब से तो पीर पंजाल की जो उत्पत्ति हुई है उससे इसके पत्थर या जो इसकी जो भौगोलिक स्थिति जो है वो मैच नहीं हो रही है। तो इसलिए इसको इससे हटाकर बृहद हिमालय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी में जो बहुत सारी यहाँ पे इस तरीके से चोटियां यहाँ पे आपकी मौजूद हैं काराकोरम श्रेणी में, और इसको हम कहते हैं जैसे कि K1, K2, K3, K4, इस तरीके से लगभग 51 श्रेणियां यहाँ पे हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं K1, K2 है ना, K4 आपके पास, तो अलग अलग यहाँ पे श्रेणियां मौजूद हैं, जो कि लगभग 51 इसमें आपकी आ जाती है, जहां पर आपका सियाचिन ग्लेशियर भी आपका स्थित है। ठीक है, इसी श्रेणी में ट्रांस हिमालय श्रेणी में यहाँ पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर भी क्या है, स्थित है। यहाँ पे बात समझ में आई होगी। और इसकी यानी कि हम कह सकते हैं कि काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको पहले बताया कि K1, K2, K3, K4 इस तरीके से लगभग 51 श्रेणियां इसमें आ जाएंगी। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन जो है या K2, इसका शॉर्ट नेम क्या है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन K2 है, और जो कि कहां पर है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दूसरी श्रेणी यहाँ पे आपको याद रखनी है K4। K4 आपकी है गेसर ब्रूम, क्या है, केसर ब्रूम। तो गेसर ब्रूम जो है यहाँ पे सबसे ऊंची, दूसरी ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी तो आपकी K2 हो जाएगी, जो कि आपकी गॉडविन ऑस्टिन नाम से होती है, और दूसरी जो चोटी आपकी आती है वो आती है गेसर ब्रूम, जो कि काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में ये मानी जाती है। ठीक है, और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी आपकी कहां पर है, गॉडविन ऑस्टिन है, वो भी आपका काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, अब जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं नुब्रा घाटी, जिसको क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी। क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी जो है वो काराकोरम और लद्दाख जो पर्वतमाला है या पर्वत श्रेणी है उसके बीच स्थित है, जहां पर आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। मान लीजिए आपके पास पूछ लिया गया कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है, अब उसने काराकोरम लद्दाख कुछ नहीं दे दिया, उसने दे दिया घाटी के बारे में भी दे दिया उसने। ठीक है, तो घाटी कौन सी हो जाएगी, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी जो आपका कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर है ना, सबसे हाईएस्ट पर स्थित, जो आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो आपका कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन K2 जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। ठीक है, किलोमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, तो 8611 मीटर है। यहाँ पे आपकी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन K2 कहां पर स्थित है, जो आपका काराकोरम रेंज में स्थित है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि अगर हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारी जो रेंज जो है वो काराकोरम रेंज वगैरह जो हमारे जो लद्दाख में ही है, तो हम उत्तराखंड में क्यों पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उत्तराखंड जो यानी कि जो जास्कर श्रेणी है वो आपकी उत्तराखंड में भी आती है। ठीक है, जास्कर श्रेणी जो है, जो एकमात्र रेंज जो है ट्रांस हिमालय की, वो कहां पर आती है, उत्तराखंड में भी ये लाई करती है, या उत्तराखंड में भी ये पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारे दो श्रेणियां हमने यहाँ पे पढ़ी थी ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय की हमने अपनी अलग अलग यहाँ पे चीजें देखी है ट्रांस हिमालय का। तो हमने यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय को हम कितने भागों में, 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आपके पास आ जाता है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी आ जाती है। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं लद्दाख श्रेणी, क्या है, लद्दाख श्रेणी। तीसरी में हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपके पास रहता है जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी। और चौथी पीर पंजाल। तो पीर पंजाल को मैंने आपको मना कर दिया था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भूगोलवेताओं के द्वारा पीर पंजाल को इस श्रेणी से बाहर करने को कहा गया, क्योंकि पीर पंजाल में जो पत्थर जो पहाड़ जो थे और जो उनकी जो बनावट, जो पत्थर जो थे वहां पे मिले हुए जो पत्थर हैं, उनसे ये ज्ञात हुआ कि जो
अन्य यानी कि जो 3 रेंज आपकी है ट्रांस हिमालय से मिलते जुलते इसके पत्थर जो थे यहाँ भौगोलिक से मिलते जुलते नहीं है, इसलिए उसको इस श्रेणी से हटा दिया गया और फिर उसको कहा रखा गया, वृहद हिमालय की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, ट्रांस हिमालय को जो है, ट्रांस हिमालय जो है ये तो आपका तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत हिमालय भी इसको बोलते हैं, तिब्बत हिमालय भी इसको बोला जाता है। अब तिब्बत में इसका अधिकांश है ही तिब्बत में। ठीक है, हम इसको जब भी पढ़ रहे हैं ना तो ये कुछ इस तरीके का है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों पर्वत जब उठे थे, इस तरीके से जब उठे पर्वत उठे थे, तो एक पर्वत यानी कि जब ये पर्वत उठे इस तरीके से हिमालय का जब निर्माण हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पर जो था इधर साइड यानी कि जब प्रेशर पड़ा जो हमने 33 सागर का पड़ा था, तो एक यहाँ पे पर्वत ऑलरेडी खड़ा था, है ना। ये आपके सागर है, इधर से जब प्रेशर पड़ रहा था तो यहाँ पे एक पर्वत ऑलरेडी खड़ा था। ये पर्वत ऑलरेडी खड़ा था जो कि आपका ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांस हिमालय के नाम से, और इधर से जो प्रेशर पड़ा इससे ये उठता गया और ये भी यहाँ से मिलता गया, यानी कि पहले से बना हुआ पर्वत था ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये इधर जो ट्रांस हिमालय जो इधर साइड पड़ जाए, ये ट्रांस हिमालय ये आपका इधर साइड पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ से हैं तो इधर साइड आपका क्या है, ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र, तो हमें यहाँ से नहीं दिखेगा। हमें यहाँ से क्या दिखेगा, सबसे पहले नीचे हमारी आ जाएगी शिवालिक श्रेणी, इसके ऊपर हमारी हो जाएगी लघु हिमालय और इसके ऊपर आ जाएगा वृहद हिमालय। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है भौगोलिक विभाजन है हिमालय का। पर्वत के हिसाब से अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय आपका इधर साइड है जो आपका तिब्बत की ओर पड़ता है, और वहीं आपकी जो कैलाश श्रेणी भी इसी में आती है मुख्य रूप से। ठीक है, तो कैलाश श्रेणी तो आपके पास कैलाश पर्वत जो आपके पास कैलाश श्रेणी जो हो जाएगी वो भी आपके ट्रांस हिमालय में आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तिब्बत में ये पड़ता है तो उसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसी ट्रांस हिमालय में जो ट्रांस हिमालय इधर जो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर जो है वो क्या है, पामीर भी स्थित है। तो पामीर का पठार, पामीर का पठार, तो पामीर का पठार क्या है, उसको विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत के नाम से जो कहा जाता है पामीर का पठार, और विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो आपका कौन सा है, पामीर का पठार हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जब किसी भी भौगोलिक स्थिति यानी कि जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर पड़ता है, तो इस प्रकार की जो हमने भी पढ़ा था किस तरीके से हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन पामीर का पठार वो सीधा ऐसे खड़ा नहीं हुआ, वो ऐसा ही बन गया, उठा और इस तरीके से हो गया। यानी कि इस तरीके का आपका आकार, एक पर्वत जब बनता है, एक पर्वत बना इस तरीके का और इस प्रकार का उसका, यानी कि इधर से तो उठा लेकिन इसका जो ऊपरी भाग जो नुकीला नहीं हुआ, नुकीला होता तो पर्वत हो जाता, पर्वत या पर्वत श्रेणी हो जाती, लेकिन ये हो गया इस तरीके से समतल हो गया, तो इसको बोला जाता है पठार। ठीक है, तो यहाँ पे पामीर का पठार जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसलिए इसको विश्व की छत के बराबर कहा जाता है। विश्व की छत के कितना छोटा मोटा नहीं है वो कि तुम जाओ जैसे भी खोद लो, बहुत बड़ा यहाँ पे एरिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहता है, विश्व का पठार, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पठार या विश्व की छत भी इसको कहा जाता है पामीर के पठार को। और ये कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में। अब ट्रांस हिमालय में कहां पर, तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको बताना कि तिब्बत में ही ये पड़ेगा। हम यहां से देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, इंडिया, मतलब ऐसी यही चीज मान के चलो कि जो अभी हम यहाँ पे जो सामने जो तुम्हें दिख रहा है वो आपको जो हमारे 3 ही दिखेंगे, मेरी बैक साइड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो ट्रांस हिमालय है। क्लियर है, चलिए ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। पामीर का पठार जो है आपका ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो ये जो एरिया है ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। क्या है, जलवायु जो होगी यहाँ पे, या बर्फ जो होगी बहुत ज्यादा गिरेगी यहाँ पे। ठीक है, क्या होगी, बर्फ बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी, तो इस कारण से यहाँ पर जो होगा वनस्पतियां नहीं होंगी। भाई इतनी ज्यादा बर्फ होगी, यहाँ पे जंगली जानवर तो होंगे ही नहीं, है ना, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी वनस्पतियां होंगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में देखो कुछ चीजें जो होती है, मैं आपको यहाँ पे ओरली बता रहा हूँ चीजों को। ऊपर की तरफ जब जाते हैं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बर्फ ज्यादा पड़ी होगी, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम हो जाएगी, है ना, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह होते हैं नहीं, है ना, तो यहाँ पे किसी प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे होते हैं नहीं, और वहाँ पे वनस्पतियां भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। हिमालय का ऊपरी छोर आप देखते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो जो आप देखते हैं जो बर्फ से ढका हुआ, तो वहां पे वनस्पतियां आपको नहीं मिलेगी। तो यानी कि आपके वहां पे जलवायु क्या होगी, शुष्क जलवायु वहां पे होगी, मतलब आपके पास कैसा, एकदम ठंडा होगा, वहां पे माइनस में टेम्परेचर आपके पास हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर का तो -57 डिग्री से ऊपर वहां पर टेम्परेचर रहता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली -57 मतलब
तो हाथ में पानी लेंगे तो हाथ तो पहले तो आप ऐसे जा नहीं सकते, अगर किसी थोड़े से पानी लेंगे तो 6 सेकंड 5 से 6 सेकंड में पानी लेंगे तो बर्फ बन जाएगा, इतना ठंडा वहां पे है। ठीक है, तो ये जो एरिया आपके पास ऊपर जो आ जाता है, जो सबसे ऊपर टॉप पे आ जाते हैं, तो वहां पे जो होगा जलवायु नहीं होगी, जलवायु का अभाव वहां पे होगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बर्फ होगी। तो यानी कि सबसे ठंडा जो आपके जो इलाके हैं, जो सबसे ठंडा कहां पर होगा, वो इस तरीके से जो जितनी ज्यादा हाइट पे होगा वहां पे ठंडा होगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय वाला एरिया जो है वो भी बहुत ठंडा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बर्फ है और शुष्क जलवायु यहाँ पे होगी, यानी कि एकदम ठंडी जलवायु होगी, एकदम शुष्क जलवायु यहाँ पे होगी। और साथ ही शुष्क जलवायु के साथ वहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ, तो वहां पे वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है वो पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि पूर्व से जब हम इसको पश्चिम से पूर्व से पश्चिम मान के चले तो लगभग 1000 किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। क्या है, 1000 किलोमीटर पर यह फैला हुआ है, 1000 किलोमीटर पर फैला हुआ है। और इसकी औसतन ऊंचाई जो होती है, अगर हम बात करेंगे जो ट्रांस हिमालय की, तो लगभग 5 से 6 हजार तक इसकी जो होती है, 5 से 6 हजार मीटर तक जो होती है वो ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, तो औसतन ऊंचाई जो होती है, औसतन ऊंचाई जो क्या होती है, लगभग हम 6000 मान के चलते हैं कि 6000 मीटर जो होती है औसतन ऊंचाई है ट्रांस हिमालय की। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसी जो अब देखो 6000 ये इसकी हाईएस्ट है ना, औसतन एवरेजन है, सबको जोड़ के जो एवरेजन जो होता है, एवरेजन मोटा मोटी जब बोलते हैं एवरेज है इतना। ठीक है, अब अलग अलग लेके चलेंगे तो अलग अलग पर्वत यहाँ पे पड़ते उनके अलग अलग है। ठीक है, जैसे हमने 8611 हमने देखी थी किसकी, गॉर्डन ऑस्टिन की, है ना, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, 8848 या 8850 अभी बताते हैं, 8850 हो गई है। तो वो आपकी कहां पर है, वो आपकी वृहद हिमालय में आती है। ठीक है, वृहद हिमालय क्षेत्र में उसको पढ़ेंगे हम। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉर्डन ऑस्टिन 8611, लेकिन एवरेजन जो इसकी मोटा मोटी जो इसकी हाइट है ट्रांस हिमालय की, वो कितनी है, 6000 मीटर मानी जाती है। बात समझ में आई, 6000 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। और यहाँ पे जो होती है जलवायु जो होगी एकदम शुष्क हो जाती है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं मिलेगी आपको, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, यानी कि पूरा का पूरा सपाट रहेगा, बर्फ से ढका हुआ यहाँ पे होने वाला है। साथ ही इसकी चौड़ाई जो है वो कहते हैं कि 500 से 600 किलोमीटर। ठीक है, 500-600 किलोमीटर तक ये है फैला हुआ है, यानी कि चौड़ा जो है। ठीक है, तो इतना ही आपके पास यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहीं पे हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालय पढ़े, तो काराकोरम श्रेणी के बारे में सबसे पहले कुछ चीजों के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेती है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे हमारा जो ट्रांस हिमालय स्थित है और किस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, सबसे प्राचीन हिमालय, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, इस प्रकार से जो पहले से यहाँ पे बन रहा था, एक और 33 सागर जो था, है ना, जब ये इधर से मिल रहा था, जब हिमालय यहाँ पे बन रहा था, तो ये पहले से, ये ट्रांस हिमालय जो पहले से था, जो ये आपका वाला जो एरिया है, यानी कि जो ये था, ये पहले से था, ये बना हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो तिब्बत वाला क्षेत्र जो था, और यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी। तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे सबसे प्राचीन हिमालय, सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। सबसे नया कौन सा हो जाएगा, नया हमारा हो जाएगा शिवालिक हिमालय। सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, अभी हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया ये आपका है बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, हिमाद्री है, अलग अलग नाम इसको जाएंगे। ये आपके पास होगा मिड हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, और ये आपके पास जाएगा आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, या न्यूएस्ट हिमालय। ठीक है, नवीनतम हिमालय जो आपके पास जाएगा, तो नवीनतम हिमालय, शिवालिक हिमालय, सबसे प्राचीन हिमालय या ओल्डेस्ट या सबसे पुराना जो कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। सबसे ऊंचाई पर कौन सा हो जाएगा, महान हिमालय, वृहद हिमालय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आप कुछ काराकोरम के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो काराकोरम रेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो पहले हम इसको हटा देते हैं। इसका काम खत्म हो गया है, इसको थोड़ा हम अब हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है कि कहाँ कहाँ पे हम यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज के बीच पढ़ेंगे, वो बीच हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो काराकोरम रेंज की अगर हम बात करेंगे, तो अगर सबसे ऊंची श्रेणी है ये। ठीक है, भारत में जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, काराकोरम सबसे ऊपर है ना। तो काराकोरम देखिए चित्र से भी आप देख सकते हैं, काराकोरम जो सबसे ऊंची श्रेणी है भारत की, भारत में जो है काराकोरम जो है या ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और सबसे उत्तरी है। ठीक है, सबसे, अब देखो उत्तर में है, नॉर्थ ईस्ट है तो ऊंची तो होगी, सबसे ऊंची है तो सबसे नॉर्थ में भी है, नॉर्थ में सबसे नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट सबसे ऊंची है, सबसे उत्तरी है, सबसे हाईएस्ट में सबसे ऊपर है। ठीक है,
और सबसे जो है लेंथ में भी सबसे लंबी है। तो तीन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, यानी कि जो काराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी है और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद होंगे। ठीक है, अब जो काराकोरम श्रेणी है इसको हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला मैंने? कृष्णागिरी श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कृष्णागिरी श्रेणी के नाम से किसको? काराकोरम रेंज को जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? पामीर का पठार जो आपका है वो इसी एरिया में आपके पास पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लद्दाख श्रेणी में पूरा का पूरा वो फैला हुआ है। कहां तक? तिब्बत वाले क्षेत्र तक वो फैला हुआ है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में हम इसको फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें यानी कि मुख्य रूप से जो अगर हम बात करते हैं, जो आपका काराकोरम श्रेणी जो है इसके कुछ ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, बाल्टोरो सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, दो सबसे बड़े ग्लेशियर जिसमें सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। ठीक है, रेमो बटुरा, ये ग्लेशियर आपके कहां पर हैं? ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, बटुरा ग्लेशियर जो है वो आपके कहां पर स्थित है? ये आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो हमने पढ़ी गौडुनासिन K2 है। दूसरी जो है वो कौन सी है? गेसरब्रूम, जिसको K4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नुब्रा घाटी हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि लद्दाख और काराकोरम के बीच स्थित है। इसमें मेन रूप से यहीं पर क्या है आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे तो ये आपके कहां पर स्थित में है? अगर देखा पे तो काराकोरम लद्दाख, यानी कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित है ना। तो काराकोरम के ठीक नीचे हम कह सकते हैं कि काराकोरम के दक्षिण में जो है वो आपका लद्दाख श्रेणी स्थित है। और इसकी यानी कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी राकापोसी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी है। राकापोसी जो है वो ट्रांस हिमालय में यानी कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपका 7,788 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,788 मीटर जो है वो लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम रेंज की कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर। और जो लद्दाख श्रेणी की कौन सी है? राकापोसी 7,788 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है। ठीक है, तिब्बत में जो आपके पास कैलाश रेंज के साथ यानी कि जो आपकी जो कैलाश रेंज देखिए यहाँ पे तिब्बत ही जहाँ पे आपके पास आता है, तो यहाँ से तिब्बत आपका क्षेत्र जो पड़ रहा है, तो कैलाश श्रेणी जो आपके पास हो जाएगी ये लद्दाख श्रेणी, तो यहीं से क्या हो जाती है? कैलाश श्रेणी के साथ जो है मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है? और भारत का जो सबसे ऊंचा पठार की बात करेंगे तो लद्दाख का पठार। तो लद्दाख में एक पठार है, लद्दाख का पठार के नाम से जानते हैं इसको। तो ये भारत का सबसे ऊंचाई परिचित पठार है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? वो आपका हो जाएगा लद्दाख का पठार, जो कहां पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। क्लियर है? जो कहां पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी में, और काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसी के पास क्या है, जो आपकी जो हम पढ़ते पेगोंग सो झील हो गया और सोमुरेरी झील हो गया, ये सब इसी के आसपास आपके आ जाते हैं, लद्दाख श्रेणी में ही आ जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है ये आपकी ट्रांस हिमालय की जो आपके जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आपके पास हो जाएगी जास्कर श्रेणी आपकी स्थित है। ठीक है, और जास्कर श्रेणी जो होती है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट। कौन सी चोटी है? कामेट जो है वो दक्षिण हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है आपके सारा? ठीक है, कामेट जो है सबसे ऊंची चोटी है, और कामेट पर्वत आपका कहां पर स्थित है? कामेट आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इसकी है 7,756 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो तीनों चोटियां आपको याद हो गई है। यानी कि ट्रांस जो मैंने आपको बताया था कि जास्कर श्रेणी जो आपकी है वो उत्तराखंड में भी आती है, इसलिए जास्कर श्रेणी के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ट्रांस हिमालय की जो जास्कर श्रेणी जो होती है, यानी कि उत्तराखंड जो हमारा है वो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। कुछ पहाड़ जो उसका जास्कर श्रेणी में भी आता है, यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। तो गॉडविन K2 काराकोरम रेंज की जो आपका काराकोरम रेंज की, लद्दाख रेंज की राकापोसी सबसे ऊंची चोटी है, और जास्कर रेंज की आपकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी कामेट चोटी। ठीक है, जो हमारी नंदा देवी है वो आपकी बृहद हिमालय में आती है। ठीक है, जो कि 7,817 मीटर है ना, 7,817 आपकी क्या है? नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो वो आपकी आती है बृहद हिमालय में। तो आई होप आपको यहाँ पे
बृहद हिमालय की ट्रांस हिमालय का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ट्रांस हिमालय में दो चोटियां आपको ध्यान रखनी है, गॉडविनोसन केटू और जो आपका काराकोरम रेंज में, सॉरी, दो चोटियां आपको गॉडविनोसन केटू और गेसरब्रूम। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में आपको कौन सा है, राकापोजी 7788, और जास्कर श्रेणी में आपको कामेट पर्वत है 7756, और यही श्रेणी जो होती है वो उत्तराखंड में भी आती है, या उत्तराखंड भी इसमें लाई करता है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो हमने 3 से 4 भागों में पढ़ा, किसको पढ़ा हमने यहाँ पे, ट्रांस हिमालय को पढ़ा। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं महान हिमालय की। ठीक है, महान हिमालय के बारे में बात करते हैं, तो मैं इसको पहले हटा देता हूं, तो फिलहाल इसको थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। अच्छा, पॉज करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो हमने यहाँ पे तो पढ़ा था कि जास्कर श्रेणी, हमने यहाँ पे पढ़ी थी जास्कर श्रेणी के बारे में। तो जास्कर श्रेणी हमने यहाँ पे देखे कामेट पर्वत यहाँ पे पड़ता है, लेकिन कुछ दर्रे जो है उत्तराखंड के जो इस श्रेणी में आते हैं हमारे ट्रांस हिमालय वाली श्रेणी, जास्कर वाली श्रेणी में आ जाएगी। जास्कर श्रेणी उत्तराखंड में आती है तो जास्कर श्रेणी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो उत्तराखंड की अगर दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे जास्कर श्रेणी में उत्तराखंड के जैसे कि नीति हो गया, माणा हो गया, टिंगरी बिंगरी हो गया, और नीति माणा और टिंगरी बिंगरी हो गया, सलसल हो गया, चोर होती हो गया, लिपुलेख हो गया, दारमा हो गया। तो ये दर्रे जो है वो आपके पड़ते हैं जास्कर श्रेणी में। तो जास्कर श्रेणी में उत्तराखंड के कौन से दर्रे पड़ जाते हैं आपके पास, नीति माणा, चोर होती, सभी आपके चमोली में है ये चोर होती। ठीक है, आपका लिपुलेख आपका कहां पर जाएगा, पिथौरागढ़ है ना, यही आपकी कैलाश सरोवर, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है ना, ये इसी से होकर गुजरती है पिथौरागढ़ से। और फिर आपके पास लमलंग, चोर होती, लमलंग, दारमा घाटी, दारमा भी आपका यहीं पे है, टिंगरी बिंगरी। तो ये आपके जो दर्रे हैं वो आपके कहां पर पड़ते हैं, वो जास्कर श्रेणी में पड़ते हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड आपके पास हो जाएगा। अगर आपके पास दर्रे दे दिया, कहा गया कि कौन सी श्रेणी में आपके आ जाएंगे, या इस श्रेणी में उत्तराखंड में कौन सा दर्रा आता है, तो आप इसको यहाँ पे याद रखेंगे। जास्कर श्रेणी जो है उत्तराखंड में, जो ट्रांस हिमालय की एकमात्र श्रेणी जास्कर श्रेणी में उत्तराखंड में आ जाती है। और इसमें हम उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत, यानी कि जो उत्तराखंड का जो पर्वत है कामेट है ना, तो दूसरे नंबर का शायद उत्तराखंड की में भी, देखिए 7817 जो हो जाएगा आपके पास, नंदा देवी जाता है जो सबसे ऊंचा, जो कि आपका बृहद हिमालय में है। लेकिन ट्रांस हिमालय में एक पर्वत है जो कि जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, कामेट पर्वत 7756 मीटर। साथ ही उत्तराखंड की दृष्टि से हमें बात करेंगे तो यहाँ पे नीति माणा, टिंगरी बिंगरी, ठीक है, लिपुलेख, लमलंग, दारमा, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे पर्वत आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, सॉरी, दर्रे आ जाते हैं जो कि उत्तराखंड से आपके पास ये होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूं, इसको पहले हटा देता हूं ताकि हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए, समझाने के लिए जगह मिल जाए। अब हम बात करते हैं महान हिमालय के बारे में, यानी कि दूसरा हमारे यहाँ पे आता है जो हमने यहाँ पे देखा था कि बृहद हिमालय। अभी हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, अब हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, तो बृहद हिमालय के हमारे अलग अलग नाम है। सबसे पहले तो नाम देख लीजिए इसका, बृहद हिमालय, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, मुख्य हिमालय, महान हिमालय ग्रेटर है, तो बृहद है, महान हिमालय आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसके पहले तो अलग अलग उपनाम हो जाते हैं। तो इसका विस्तार जो है वो नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक ये फैला हुआ है। कहां तक, नंगा पर्वत तक ये फैला हुआ है। नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक फैला हुआ आपका महान हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। 6100 मीटर के लगभग जो होगी ये इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। यानी कि औसत ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि जहां पर अगर हम बात करते हैं कि विश्व के जो पर्वत है, जैसे कि अफ्रीका का आपका कौन सा है, किलिमंजारो अफ्रीका का किलिमंजारो हो गया, और अंटार्कटिका का मौसिफ हो गया। ठीक है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो कोइस्क्यू हो गया, ठीक है, एल्ब्रुस हो गया, और मकालो हो गया। तो जितने भी यहाँ पे जो पर्वत हैं, जो विश्व के, जो जैसे किलिमंजारो जैसे पर्वत जो होते हैं, तो किलिमंजारो की भी लगभग हाइट 5895, 5900 मान के चलेंगे, उतनी है। तो उतनी तो इसकी क्या है, जो सबसे ऊंचा जो है आपका, जो ऊंचाई के हिसाब से जो आपका अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ठीक है, तो आपका कौन सा है, वो किलिमंजारो है। ठीक है, तो एशिया में तो माउंट एवरेस्ट जाएगा आपके 8848। तो हम बात कर रहे हैं नंगा पर्वत जो आपका महान हिमालय की। तो महान हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 6100 मीटर है महान हिमालय की ऊंचाई। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो महान हिमालय जो है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा,
वो आपका हो जाता है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और मध्य हिमालय के उत्तर में। अब इन दोनों को बीच में जो ये लाइन है आपकी, जो महान हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में एक लाइन आती है, ये लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सच्चर जोन। सच्चर जोन या इसको बोला जाता है हिंज लाइन। हिंज लाइन या सच्चर जोन आपकी यानी कि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? सच्चर जोन या सच्चर जोन या फिर हिंज लाइन जो होती है, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो गहरी गहरी घाटियां जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि यानी कि जैसे अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के जैसे कि भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, धौलीगंगा हो गया, गौरी गंगा हो गया, तो इन सभी नदियों के द्वारा इसको अलग अलग भागों में काटा गया है। ठीक है, इनको सबको क्या है, अलग अलग इस श्रेणी को जो है अलग अलग भागों में काटा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो बंदरपुच पर्वत है, श्रीकंठ है और चमोली, तीन अलग अलग पर्वतीय बटे हुए हैं। कौन सा है, कहां पर स्थित है? ये आपके इसी क्षेत्र में स्थित है कि मध्य हिमालय में स्थित है। बंदरपुच, ठीक है, जो आपके उत्तरकाशी में है, श्रीकंठ और चमोली इस तरीके से काटा गया है। ठीक है, और जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री केदारनाथ चौखंबा है। तो अलग अलग यानी कि जो नदियां यहाँ पे बहने वाले हैं, भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, गौरी गंगा, जो आदि जो नदियां हैं उत्तराखंड में, उनके द्वारा महान हिमालय को अलग अलग भागों में यहाँ पर काटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास अब बात करते हैं, हमने अभी यहाँ पे चीजें पढ़ी है, अभी हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी थी। अब हम भी जो हमने इससे पहले पढ़ा ट्रांस हिमालय का हमने पढ़ा था 6000, उसकी क्या है औसत ऊंचाई 6000 है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है 6100 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप कह रहे हैं सर आप यहाँ पे तो ऊपर के इस तरीके से लिखवा रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट उसके दूसरी साइड का पार्ट है। ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताने की इस तरीके से है, तो ट्रांस हिमालय इधर वाला पार्ट है, जो मुख्य जो हमारा हिमालय जो है यही है आपके पास। तो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो एरिया जो आपके पास पड़ेगा, ये आपका कौन सा है, बृहद हिमालय, इसके नीचे शिवालिक हिमालय और इसके नीचे आपके पास रहता है मध्य हिमालय, उसके नीचे शिवालिक हिमालय। तो यानी कि अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो बृहद हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा हिमालय माना जाता है, सर्वाधिक ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचा हिमालय, सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है, बृहद हिमालय की है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या है 6100 मीटर है। इसको आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है। आंतरिक हिमालय भी किसको बोला जाता है, महान हिमालय को बोला जाता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमालय है और सबसे बड़ा हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है वो आपका, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि हमने देखा कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था, कि किस प्रकार से हिमालय बना था। तो आपको हम कह सकते हैं कि कायांतरित और अवसादी चट्टानों से ये बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कायांतरित और अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो महान हिमालय जो है वो किससे, कायांतरित और अवसादी चट्टानों से मिलकर जो है वो महान हिमालय का निर्माण हुआ है। कायांतरित और अवसादी चट्टान, यानी कि हम कह सकते हैं कायांतरित बोले आप, या फिर आप बोल सकते हैं कि रूपांतरित, है ना। तो इस तरीके से आपके पास बना हुआ है। तो इसकी श्रेणी जो है, यानी कि इस तरीके से पूरा जो आपके पास जो है उस तरीके से श्रेणी जब ऊपर की तरफ जाता है तो इस तरीके से दिखता है, लेकिन इधर जो इसका तीव्र ढलान इसको देखने को मिलती है। तो तीव्र ढलान मिलती है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर भी जो होती है वनस्पति कम पाई जाती है, वनस्पति नहीं है, वनस्पति ना के बराबर है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर भी जो सबसे टॉप पे है ना, सबसे टॉप पे, तो यहाँ पे भी क्या होती है, पूरे साल भर जो है वो बर्फ गिरी रहती है, बर्फ यहाँ पे पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ पर भी आपका वनस्पति नहीं पाई जाती है महान हिमालय में भी। तो महान हिमालय में भी हमने यहाँ पे देखा, पहले तो ट्रांस हिमालय में देखा था, वहां पे वनस्पति नहीं पाई जाती है ना। और ऊपर हमने देखा था कि इसमें भी यहाँ पे भी महान हिमालय में भी बर्फ पड़ी है, तो यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे भी वर्षा जो होती है वो कम होती है। अब आप कहेंगे ऊपर है तो बारिश कम कैसे होगी। देखिए, जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे शुष्क जलवायु है, यहाँ पे भी क्या है, शुष्क जलवायु है, सीधे डायरेक्टली बर्फ पड़ेगी। अगर इस एरिया में अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश जो होती है कम होती है। अगर हम आपके पास 3 हिमालय दे देंगे, 4 हिमालय दे देंगे, इनमें आपके पास दे जाएगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो बृहद हिमालय में, जो सबसे ऊपर है वर्षा कम होगी। या सबसे अधिक ठंड कहाँ पर होगी, तो कहाँ पर होगी, बृहद हिमालय में होगी, है ना। या अगर आपके पास सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, शिवालिक हिमालय में। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सारी बर्फ पड़ी रहती है बृहद हिमालय में, तो यहाँ पे ज्यादातर यात्री भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी चोटियां जो है, बड़ी बड़ी पर्वत जो है यहाँ पे स्थित है, और मोस्टली जो आपके आते हैं, अगर हम भारत की बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो चमोली में जो है हमारा, जो उत्तराखंड की बात करते हैं, तो चमोली में सबसे ज्यादा पर्वत जो है, पर्वत श्रेणी आती है, और सबसे ज्यादा पर्वत श्रेणियां जो होती हैं वो इसी पार्ट में आती है। सर्वाधिक पर्वत श्रेणियां जो होती है वो कौन से समय से हैं,
सर्वाधिक पर्वत श्रेणी जो है कौन से इसमें, कौन से पार्ट में है, बृहद हिमालय में। तो आपके पास क्वेश्चन में डाल सकता है कि निम्न में से किस हिमालय में सर्वाधिक पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, तो कौन से हो जाएगा, बृहद हिमालय में। कहां पर जो यानी कि जो बृहद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, कायांतरित या रूपांतरित या अवसादित चट्टानों से मिलकर ये बना हुआ है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और सबसे ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, इसकी जलवायु जो है शुष्क है, शुष्क मतलब बर्फ यहाँ पे पड़ी रहती है। और अगर बर्फ पड़ी रहती है तो यहाँ पर जीवाश्म का भी, अरे जीव जंतु होंगे नहीं, रहने लायक तो वहां पे है ही नहीं ना, तो वहां पे जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है, वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ पे तक क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो प्लाइस्टोसीन युग के जो है, जो हिमालय से ढके हुए हैं, जो हिमालय से ढके हुए जो ग्लेशियर जो है वो इसका बताता है कि इसका जो निर्माण हुआ था प्लाइस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था, किसका, बृहद हिमालय का, ठीक है। इसी में यहाँ पे सबसे अत्यंत यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ठंडा क्षेत्र जो यहाँ पे है, जो आपके पास यहाँ पे देखने को मिला, तो सबसे ठंडा क्षेत्र यहाँ पे देखने को लिए मिलता है। तो यानी कि जो पूरा क्षेत्र जो कटा फटा पथरीला तो होगा ही होगा, लेकिन पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसे सबसे ठंडा क्षेत्र ये माना जाता है, ठीक है। हमेशा की शीतकाल में हमेशा बर्फ रहती है। जैसे जैसे आप देखो ये ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, यहाँ पे आपके पास है बृहद हिमालय, नीचे की तरफ आते जाएंगे तो हमारे पास कैसे ढलान बढ़ती जाएगी, बर्फ कम होता जाएगा, वनस्पति यहाँ पे होती जाएगी, यहाँ पे गर्मी का भी यहाँ पे एहसास आपको होता रहेगा। यानी कि नीचे की तरफ आएंगे तो गर्मी आपकी बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे उपोष्ण प्रकार की जलवायु आपके पास जाएगी, यहाँ पे शुष्क जलवायु है, ठीक है, शीतोष्ण जलवायु इसको बोलते हैं, ठंडी जहाँ पे पड़ती है बहुत ज्यादा, शीतोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीष्म काल में जो होती है, यहाँ पे वर्षा तो होती है, ठीक है, जो आपका जो मध्य हिमालय वाला जो उच्च हिमालय वाला क्षेत्र है, वर्षा तो होती है, लेकिन मानसूनी हवाएं जो होती है वो चलकर जो होती है टकरा टकरा कर यहाँ पे होती है वर्षाएं करती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आने वाली जो हवाएं भी होती है वो हिमालय के फायदे भी इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसी में क्षेत्र में यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके जो, अब हम बात करेंगे जो ये जो क्षेत्र आपके पास आता है, जो बृहद हिमालय का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र बृहद हिमालय का है, और इस क्षेत्र में आपके मध्य हिमालय जाता है। तो जैसे नीचे की तरफ आते हैं, या हम कहेंगे कि मध्य हिमालय के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में जो होता है, जैसे जैसे जलवायु जो है ठीक ठाक होती रहती है, तो वहां पर जो होता है वनस्पति तो नहीं पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन एल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। एल्पाइन घास के मैदान जिनको क्या बोलते हैं, एल्पाइन घास के मैदान को अगर कश्मीर में बात करें तो मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार उनको कहा जाता है। तो वह आपके मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें बुग्याल और पयार की, तो वो आपके इस एरिया में आप बात करेंगे इस तरीके से पाए जाते हैं कि बृहद हिमालय के दक्षिण में और मध्य हिमालय के उत्तरी भाग में जो होते हैं वो बृहद हिमालय यानी कि एल्पाइन घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो कुछ चीजें जो नीचे की तरफ आते हैं या 10,000 फीट के नीचे जब आते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कुछ सदाबहार प्रकार के वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे सदाबहार वनों में हमारे पास जैसे नुकीली पत्ती वाले वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नुकीली पत्ती वाले वन भी जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो नुकीली पत्ती वाले वन कौन कौन, जैसे फर हो गया, और सरौ हो गया, चीड़ हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, तो आदि जो यहाँ पे पाए जाते हैं। शायद अभी क्वेश्चन अभी आया था अपर पीसीएस में से पूछ लिया था कि सदाबहार निम्न में से कौन सा वन जो है, कौन सा वृक्ष जो सदाबहार वृक्ष है, या सदाबहार नहीं है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन उसने पूछा था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बृहद हिमालय है इसके निचले भाग में या मध्य हिमालय के उत्तरी भाग में जो है यहाँ पर अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको अनेक नामों से जानते हैं। अल्पाइन पास हो गया, बुग्याल, पयार, मर्ग, तो कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि आपके पास जाते हैं। और यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारे बुग्याल आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में तो बहुत सारे बुग्याल हैं, उनको आपको पढ़ेंगे हम अलग वीडियो में, जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं तो उसे पढ़ेंगे। अभी बहुत वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी में चल रहा, तो उत्तराखंड का मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता चलूंगा। जब उत्तराखंड में हम पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत सारी चोटियां इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि नंदा देवी सबसे जो बड़ी आपकी नंदा देवी पश्चिमी, इसी नंदा देवी पश्चिमी जो देखिए सबसे हाईएस्ट जो उसकी ऊंचाई है उत्तराखंड में वो है 7,817 मीटर, ठीक है। भारत की बात करेंगे या विश्व की बात करेंगे तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत में यानी कि बृहद श्रेणी बृहद पर्वतमाला में, बृहद हिमालय में ही ये स्थित है। तो सबसे यानी कि नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर। नंदा देवी के बाद आपके पास जैसे कामित आ जाते हैं, नंदा के बाद कामित, फिर नंदा देवी पूर्वी, और फिर जैसे माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, और सतोपंथ, द्रोणागिरी, केदारनाथ, बंदरपूछ पर्वत, तो ये सारे आपके कहां पर आ जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं इसी पर्वत श्रेणी में आ जाते हैं आपके
मध्य या ग्रेटर हिमालय में आ जाते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय की अगर हम बात करें उत्तराखंड की, जैसे से बात करेंगे तो यहाँ पर एक जनजाति हम पढ़ते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है वो इस एरिया में बहुत अधिक निवास करती है। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन में क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और शीतकाल में नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऋतु प्रवास वाली जनजाति हम कहते हैं, किसको बोलते हैं, भोटिया जनजाति को ऋतु प्रवास वाली जनजाति हम बोलते हैं। तो वो ऋतु प्रवास जो होता है वो इसी क्षेत्र में करते हैं, मध्य जो महान हिमालय क्षेत्र में जो किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर जो आपके पास हो जाते हैं, जैसे कि रोंगबुक ग्लेशियर जो होता था, जो कि हिमालय में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर जो यहाँ पे है रोंगबुक ग्लेशियर। रोंगबुक ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है इस क्षेत्र का, हिमालय क्षेत्र का या वृहद हिमालय क्षेत्र का। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे ग्लेशियर है। और अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो हमारे पास सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन आ जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा आ जाता है, जो कि आपका कहां पर स्थित है, इसी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगर आपके पास पूछा जाए कि निम्न में से किस हिमालय में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पे तो भाई कुछ ज्यादा है नहीं, तो पर्यटक कहाँ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई जाएगा नहीं, है ना। तो वहां पे जीवाश्म भी कम पाया जाता है, और इससे धीरे धीरे नीचे जब आते हैं तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी वाले क्षेत्र जो होता है वहां पर सर्वाधिक जो होते हैं पर्यटक आते हैं। ठीक है, अब हम जैसे मध्य हिमालय क्षेत्र हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह हम हमारे पास आने वाले, जैसे कि मसूरी हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब हमारे इसमें अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इसको हटा देते हैं और हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट मध्य हिमालय के बारे में। अब एक चीज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो जो आपका जो मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो लाइन है, ये जो लाइन होती है ये होती है आपके पास MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दे देता है कि निम्न में से कौन से मध्य हिमालय लघु हिमालय के बीच कौन सी लाइन है, या जो लाइन जो है आपके पास MCT MBT ये देगा किन किन हिमालय के बीच आती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो आपकी कहां पर पड़ती है, वो पड़ती है वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को ये अलग करती है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय, लघु एवं मध्य हिमालय इसको बोलते हैं। मैं फटाफट इस चीज यहाँ पे लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। उत्तराखंड में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी चीज यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि अलग अलग जिलों में आपका फैला हुआ है। आपका चंपावत हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, और कहाँ पे है उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल है ना, रुद्रप्रयाग, तो इस सभी में ये क्या फैला हुआ, तो उसमें हमारे पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं लघु मध्य हिमालय, या इसको हिमाचल श्रेणी भी बोला जाता है, इसको हिमाचल श्रेणी भी बोला जाता है। हिमाचल श्रेणी भी जो है इसको बोला जाता है, किसको, मध्य हिमालय श्रेणी को। मध्य हिमालय श्रेणी जो होता है ये जिसका जो है ये कुछ यानी जो हिम का आंचल, यानी कि हिमाचल आंशिक रूप से क्या होता है, ये आंशिक रूप से क्या होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, ये हिम से ढका हुआ होता है, आंशिक रूप से बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए उसको हिम का आंचल यानी कि हिमाचल भी इसको या हिमाचल श्रेणी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है यानी कि जो लघु हिमालय क्षेत्र जो है इसमें भी यानी कि जीवाश्म जो होता है वो कम पाया जाता है, यहाँ पे भी आपका जो उतना ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी। तो मध्य हिमालय जो हो गया, मध्य हिमालय क्षेत्र जो होता है आपके पास कायांतरित और वलित पर्वत के रूप में आ जाता है, कायांतरित और वलित और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, क्या है, कायांतरित और वलित चट्टानों से ये बना हुआ होता है। देखिए जैसे अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय तो आपका वैसे भी हमारा क्या है, फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल होता है। फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत। वलित पर्वत कौन कौन से होते हैं, यानी कि मोड़दार पर्वत जो होते हैं, लहरदार पर्वत जो होते हैं उनको बोलते हैं वलित पर्वत बोलते हैं। और वलित पर्वत आपके कौन कौन से हैं, वो आपके हैं URA हिमालय, URA हिमालय आपको याद रखना है। ये विश्व के जो है वो कौन से पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। यू से आपके पास जाएगा यूराल, यूराल, आ से आल्पस, रॉ से रॉकीज, ए से एंडीज और हिमालय से। आपके पास चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत जो कौन सा जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है या नहीं है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 1 2 3 4 5 पर्वत आपके आ जाएंगे। URA हिमालय जहां पे आप बात कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि कौन सा आपका हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यानी कि आपका जो वलित पर्वत का जो भाग है, या हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत का जो भाग है, हिमालय जो यानी कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय,
वो भी आपका कौन सा है, वलित पर्वत और कायंतित पर्वतों से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं फिर यहां से। अब जो आपका जो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो इन दोनों के बीच यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली है मेन बाउंड्री फॉल्ट, एमबीटी जो होती है वो इन दोनों को अलग करती है। किन दोनों को, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करते हैं, अगर हम काल की दृष्टि से देखें तो प्री कैम्ब्रियन युग की है ये चट्टानें। प्री कैम्ब्रियन जो है यानी कि जो मध्य हिमालय है वो प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन एवं पैलियोजोइक काल का ये हमारा हिमालय माना जाता है। कौन सा, जो आपका हिमालय, कौन सी बात करते हैं हम यहाँ पे, मध्य हिमालय जो होता है। ठीक है, और ये दक्षिण की ओर इसकी जो है वो ढाल जो होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऊपरी क्षेत्र जो है मध्य हिमालय का ऊपरी जो क्षेत्र जो है उसका जो तापमान जो होता है, तो तापमान इसका हम बात करते हैं मध्य हिमालय की, तो तापमान इसका जो होता है वो कम होता है, जिसका अर्थ यहाँ पे शीत ऋतु में क्या होती है, अधिक ठंड भी यहाँ पे, शीत ऋतु में क्या होती है, अधिक ठंड पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, शीत ऋतु जो अधिक ठंड भी जो होती है वो पड़ती है आपकी बृहद हिमालय, जो आपका मध्य हिमालय में। ठीक है, और वर्षा काल में यहाँ पर वर्षा भी जो होती है, जो वर्षा काल में अगर वर्षा की बात करते हैं तो लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा भी होती है। तो यहाँ पे मौसम जो होता है गर्मी में बहुत अच्छा और बहुत सुहावना देखने के लिए मिलता है मध्य हिमालय में, जिस कारण से मध्य हिमालय में जो मौसम सुहावना होता है, तो मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका इसी श्रेणी की हम बात करते हैं, जो पीर पंजाल जो आपकी आ जाती है, पीर पंजाल श्रेणी है ना, और फिर आपके पास धौलाधार श्रेणी, आपके पास पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी, नागटिब्बा, और इसी में आपके पास जो महाभारत श्रेणी नेपाल में जाती है, जो आगे जाती है नेपाल में जो जाती है महाभारत श्रेणियां जो है वो आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे बात करें जैसे कश्मीर घाटी हो गया हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू, कांगड़ी, मनाली, शिमला, वो सब इसी में आ जाते हैं। अपना यहाँ पे जब हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो आपका मसूरी हो गया, है ना। ठीक है, और असम में अगर हम आगे बढ़ जाएंगे, असम में जाएंगे तो दार्जिलिंग क्षेत्र जो होगा वो उसी क्षेत्र में आपके पास आ जाते हैं। प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हमारे जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो आपके उत्तराखंड की चार धाम है वो भी आपके कहाँ पर स्थित है, इसी क्षेत्र में, यानी कि मध्य हिमालय क्षेत्र में जाते हैं। हेमकुंड साहिब जो सिखों का जो पवित्र स्थल है वो भी आपका मध्य हिमालय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें हैं जो आपको समझाने लायक इसमें, जो आपके पास कहाँ पे आ जाता है, ये भी मध्य हिमालय क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे जो होता है मध्य हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वृक्ष जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें आपके पास अलग अलग कोणधारी वन जिसको बोलते हैं, कोणधारी जो सघन वन होते हैं पाए जाते हैं। जैसे बांज वृक्ष जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बांज हो गया, खरसों हो गया, चीड़ हो गया, फर, देवदार, साल वगैरह जो आपके पास, तो साल अगर ऊपर हो रहा तो नीचे तो होगा ही वैसे भी। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे आप इसी बीच में, जैसे आपको नीचे बताया कि इसमें इसके उत्तर में इस एरिया में जो बृहद हिमालय के दक्षिण में और मध्य हिमालय के उत्तर में यहाँ पर जो होते हैं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, अल्पाइन घास के मैदान, जिनको हम क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्यार बोला जाता है। और साथ ही बुग्याल और प्यार को जो है पशु प्रचारकों का स्वर्ग भी इसको संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ठंड बहुत अधिक पड़ती है, यानी कि ठंड पड़ती है, और इस वजह से यहाँ पे भी क्या होती है, सीढ़ीनुमा खेती भी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपके पास। तो मध्य हिमालय का आपके पास, यानी कि मध्य हिमालय का आपके पास क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सी श्रेणी अलग करती है, एमबीटी अलग करती है, यानी कि आपके पास कौन सा हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो होता है इन दोनों को यहाँ से अलग करता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे उत्तराखंड का पामीर हमने पढ़ा था कि दूधातोली पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं, हम उत्तराखंड का पामीर, तो दूधातोली श्रेणी जो है जिसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं वो भी आपकी किसी में है, मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय में ही स्थित है, और मध्य हिमालय में ही जो मैंने आपको पहले बताया था कि भूटे जनजाति जो होती है वो यहाँ पर निवास करती है। गर्मियों में जो होते हैं ऊपरी क्षेत्र में जाते हैं और ठंडियों में नीचे के क्षेत्र में जाते हैं। ऋतु प्रवाह जो करती है मध्य हिमालय की जो भूटा जनजाति है वो इसी क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो मध्य हिमालय श्रेणी की हम बात करते हैं तो इसकी जो औसतन ऊंचाई जो है या हाइट जो होती है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है इसकी औसतन ऊंचाई है, किसकी, मध्य हिमालय श्रेणी की। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये विघटित
ये देखो अभी आपके पास क्वेश्चन आया था शायद शिवालिक श्रेणी का आया था, है ना, कि किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा था कि कायांतित वलित चट्टानों से मिलकर बना हुआ है या अत्यधिक खिंचाव जिसमें है ना, अत्यधिक खिंचाव होने के कारण कायांतित वलित या संपीड़ित भी उसको बोल सकते हैं, संपीड़ित चट्टाने। अब जो संपीड़न वाला ये कोई आपके पास क्वेश्चन आ रखा था उसमें, शिवालिक श्रेणी का पूछ लिया था उसने। ठीक है, तो ये आपके पास कायांतित हो गया, वलित चट्टाने हो गया, या संपीड़ित चट्टाने जो होती है या इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर बात करते हैं, मुख्य रूप से अगर बात करेंगे मध्य हिमालय जो है वो किससे है, कायांतित चट्टानों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें हमारी जो पर्वतमाला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, दार्जिलिंग, ठीक है, और जैसे कि हमारे पास महाभारत की पहाड़ियां, नेपाल में जब आगे बढ़ता है जो हिमालय, जो आगे जब हम जाएंगे नेपाल की तरफ, तो जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र जो उसमें पड़ती है महाभारत श्रेणी जो पड़ती है। ठीक है, तो महाभारत की पहाड़ियां उनको बोला जाता है। साथ ही हमारा जो शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मसूरी हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब हो गए, वो सारे आपके कहाँ पे आ जाते हैं, मध्य हिमालय क्षेत्र में जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मसूरी के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछेंगे फूलों की घाटी के बारे में। फूलों की घाटी जो होती है वो कौन से मनाली क्षेत्र में पड़ती है, तो पड़ती है हमारी मध्य हिमालयी क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। अलग अलग यहाँ पे हैं जो आपके पास, जैसे कि जो आपका पीर पंजाल श्रेणी जो आपकी पड़ जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी हमारी कश्मीर में हो जाती है। पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पे कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, जो मैंने आपको बताया था ना जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में आ जाती है, लेकिन उसको बस ट्रांस हिमालय से अलग कर दिया गया है, ट्रांस हिमालय से अलग किया गया है। धौलाधार जो रेंज, जो धौलाधार रेंज है वो हमारी पड़ती है, धौलाधार रेंज हमारी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। और वहीं अगर जो मसूरी रेंज जो पड़ती है हमारी उत्तराखंड में पड़ जाती है ना, मसूरी रेंज नाग टिब्बा रेंज। ठीक है, नाग टिब्बा रेंज और मसूरी रेंज आपकी उत्तराखंड में पड़ जाती है। ये मध्य हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग रेंज है इसकी। तो जिसमें मध्य हिमालय की जो पीर पंजाल रेंज है आपकी जम्मू कश्मीर में, धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी रेंज या नाग टिब्बा रेंज आपकी पड़ती है आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, और महाभारत रेंज हम आगे बढ़ते हैं, महाभारत श्रेणी जो जाती है तो मैंने आपको बताया वो कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो करेवा जो होता है, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। शीतोष्ण जो घास के मैदान यहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, तो घास के मैदान इस तरीके से यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्पाइन घास में, जिनको हम मर्ग या भूग्याल पयाम को बोला जाता है। साथ ही यहाँ पे जो कश्मीर घाटी जो होती है, यहाँ पे करेवा जो होता है, कश्मीर घाटी यानी कि पीर पंजाल वाले रेंज में जो होता है वो करेवा जो यहाँ पे पाया जाता है, जो इसमें जाफरान की खेती वगैरह भी जो होती है, यानी कि जो वृहद हिमालय क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र जो एरिया जो होता है वहाँ पे करेवा और जाफरान की खेती जो वहाँ पे की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो आपके पास जाता है वो हमारा हो जाएगा शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, शिवालिक तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जगह हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे तब उससे आगे हम लेके चलेंगे। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति, जो उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे प्रॉपर ढंग से। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं बता देता हूँ, इसका कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम थोड़ी देर में हिमालय का विभाजन ही पढ़ेंगे। जो हमारा हिमालय जो है उसको अलग तरीके से प्रादेशिक विभाजन इसका मिलता है, तो प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से होगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देशांतरी विभाजन या क्षेत्र विभाजन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में अगला हमारे पास शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना, इसलिए इसको नवीनतम हिमालय बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीनतम हिमालय कौन सा, सबसे बाद में बना हुआ हिमालय कौन सा है, और इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय किसको बोला जाता है, शिवालिक हिमालय को, नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय को बोला जाता है। ठीक है, तो और शिवालिक हिमालय नवीनतम हिमालय, या इसको अगर हम बोलते हैं कि शिव की भौहें बोला जाता है, भौह मतलब आईब्रोज होती हैं, शिवालिक मतलब शिव की अलख, शिव की भौहें या शिव की आईब्रोज जो इसको बोला जाता है। ये जो होता है कि 500 से 1500 मीटर के आसपास तक ये फैला हुआ है। 500 से 1500 मीटर की हाइट पे जो है, इसकी ऊंचाई जो है 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो है आपका कौन सा हिमालय स्थित है, शिवालिक हिमालय स्थित है। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय जो है आपका नवीनतम हिमालय है, तो इसमें कुछ जो घाटियां पाई जाती हैं शिवालिक हिमालय, जिनके लघु हिमालय के दक्षिण में आपके पास आ जाएगा ये, और कुछ घाटी से काठमांडू घाटी हो गई, इसी में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसके पास जो इसके जो आपका जो पूर्वी और पश्चिमी छोर, आपके पास पश्चिमी छोर आपके पास द्वार हो जाता है, पूर्वी छोर द्वार, पश्चिमी छोर दून हो जाता है, जिसमें आपके देहरादून हरिद्वार आप पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे
पढ़ते हैं। तो मौसमी धारा यहाँ पे जो आपके पास जो है, यानी कि जो समतल घाटियां जो यहाँ पे पाई जाती है पश्चिम में, जैसे मैंने बोला समतल घाटियां पाई जाती है, जैसे काठमांडू घाटी वगैरह हो गया, दून घाटी हो गया, ठीक है। तो समतल धारा जो पाई जाती है यहाँ पे, और इसी की जो अगर हम बात करते हैं पश्चिमी छोर दून और पूर्वी छोर को, उसमें क्या बोला जाता है, द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कायांतरित चट्टानें, शिवालिक जो चट्टानें जो है उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो वही आपके पास कायांतरित और संपीड़ित चट्टानें जो है ये पाई जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी में उतना कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा जो पर्यटक जो होते हैं इसी श्रेणी में जो उत्तराखंड में आते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणी में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि उत्तराखंड यानी कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस प्रकार से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। भारत का भौगोलिक विभाजन जो होगा, देखिए आपके पास ये दो ब्रिटिश के आपके पास ज्योग्राफी से आपको खत्म नहीं, सिर्फ हम हिमालय के बारे में पढ़ा, इसके बारे में हम जब प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी मैदान जो हम पढ़ते हैं, जब अरावली का मैदान, अरावली की पहाड़ियां वगैरह जो हम वापस लेते हैं, हम नीलगिरी की पहाड़ियां, मेघालय के पठार है ना, पठार वगैरह जब पढ़ेंगे तो हम अगली वीडियो पढ़ेंगे। अभी हमारे यहाँ पे जो है हम पढ़ते हैं, लास्ट जिसका है हिमालय क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा इसमें, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो आपका भौगोलिक यानी कि प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। हमारे पास अभी सिर्फ पर्वतीय पढ़ा, हमने यहाँ पे सिर्फ अभी यही वाला टॉपिक हो, हमारा ये वाला टॉपिक हो अभी इतना था, क्योंकि लंबी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो वीडियो को मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन हम बोलेंगे, तो इसको इसी तरीके से याद रखना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना देता हूं, 4 भागों में बांटा गया हिमालय को, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, ये आपके पास हो जाता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। फिर आपके पास आता है नेपाल हिमालय, और फिर हमारे पास आता है असम हिमालय, ठीक है। देखो जब हम भारत का जो हम मानचित्र यहाँ पे देखते हैं, इसमें इस तरीके से यहाँ पे ये पढ़ते ना यहाँ पे इस तरीके से ना, तो ये आपके पास आता है, और ये आपका उत्तराखंड हो गया, यहाँ से आपका नेपाल हो जाता है, यहाँ पे आपका असम हो गया, और इस तरीके से आगे होते हुए आपका ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जाता है, और इधर हमारे पास क्या जाता है, ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया आ जाता है, और इधर हम नीचे गुजरात की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यही तो हमारा जो हिमालय है, यही तो हमारा हिमालय है, ठीक है। तो इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में इसको बांटा गया है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि नदियों के बारे में आपके पास पूछ लेगा कि किस किस के बीच ये स्थित है। तो पंजाब में हिमालय जो हमने देखा, तो पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड तक, फिर उत्तराखंड से आप आगे बढ़ते हैं असम तक, जो आपके पास बीच में नेपाल हिमालय, फिर असम से आगे तक आपके पास जाएगा असम हिमालय, ठीक है। तो सिंधु नदी जो आपके पास बहती है, सिंधु से सतलज तक जो होता है, सिंधु से सतलज तक आपका पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी तक जो आपके पास जाएगा, काली से तीस्ता तक आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक जो आपकी कहां पे बहती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जो दिहांग नाम से जानती है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो सिंधु से सतलज तक आपके पास क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक आपके पास हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक आपका असम हिमालय आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका हो गया प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से। अगर हम इसकी बात करते हैं, पंजाब हिमालय जो है वो लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर तक, और असम हिमालय 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारे पास आता है एन, ठीक है, नेपाल हिमालय, फिर आपका असम हिमालय, ठीक है, फिर आपके पास पंजाब हिमालय, ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, नाप के, ये सारी चीजें जो नापी है ना, ये तभी तो आपके पास बनाई है। देखो ध्यान से समझे, ट्रिक को समझो, उसके यहाँ पे समझने की कोशिश करो।
ये जो हमारी की जो लंबाई जो लिखी हुई है अप्रोक्सीमेटली किस तरह से माप लिया है ना, नाप के लिए हुई है। तो हमने जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे किया है, नाप के किया है। कैसे किया है, नाप के किया है। तो नाप के का मतलब क्या हो गया, सबसे जो सर्वाधिक विस्तृत हिमालय जो है वो नेपाल हिमालय है। उसके बाद जो कि आपका 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद असम हिमालय है जो कि आपका 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद पंजाब हिमालय है जो कि आपका 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और उसके बाद के यानी कि कुमाऊं हिमालय है जो कि आपके 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यानी कि हमने जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे किया है, कैसे किया है, नाप के किया है। कैसे किया है, नाप के किया है। नाप के का मैंने आपको बता दिया। और अगर नदियों की बात करता है, आपके पास हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुमाऊं हिमालय जो होता है उसका प्रादेशिक विभाजन निम्न में से कौन कौन सी नदियां करती है, तो कौन कौन सी करती है, सतलज और काली नदी। तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, सतलज नदी से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली नदी से तीसा नदी तक नेपाल हिमालय, तीसा नदी से लेकर दिहांग नदी तक आपके पास कौन सी जाएगी, असम हिमालय जाएगा। ठीक है, कितनी कितनी लेंथ है, कितना कितना विस्तार है, नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर, ठीक है, असम का 720 किलोमीटर और कुमाऊं का 320 किलोमीटर। और वहीं अगर बात करते हैं पंजाब का 560 किलोमीटर, 500 लिख दिया यहाँ पे, 560 किलोमीटर। ठीक है, और सारे के सारे 80 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, 80 के मल्टीपल्स हो जाते हैं। आप सारे याद करने की कोई ट्रिक बता रहा हूँ कि इस 80 के मल्टीपल्स हो गया। ठीक है, 87 जो 560, 84 जो 320, 80 10 जो 800 और 89 जो 720। एक और आपके पास ये बता दे मैंने कैसे याद करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे किया, हमने नाप के किया है। नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद असम हिमालय, फिर उसके बाद पंजाब हिमालय, फिर आपके पास कुमाऊं हिमालय। आई होप सो आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको अच्छा यहाँ पे लगा होगा और अच्छे आपने यहाँ पे ढंग से इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।